नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अभी भी मुस्लिम सीटों पर फंस रही है। कांग्रेस में टिकटों पर माथापच्ची हो रही है, फैसला नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी भी खुले में 5 सीटें मांग रही है। 5 की 5 मुस्लिम सीटों की डिमांड कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। मतलब महाविकास अघाड़ी में हर दल मांगे मुस्लिम वोट, हर दल मांगे मुस्लिम सीट। और इसकी वजह कोई नेता नहीं, इसकी वजह है इकोसिस्टम जो अभी से ही मुसलमानों को एकजुट करने में लगा हुआ है। इस इकोसिस्टम को बटोगे तो कटोगे का एंटीडोट फॉर्मूला भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमान कांग्रेस वाले अलायंस को ही वोट दें, इसी फॉर्मूले को मौलाना आगे बढ़ा रहे हैं। ये इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मेरा डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जुमला सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत करो बेटा, ए बेटा डिस्टर्ब मत करो, जो जहां है वही रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे, डिस्टर्ब मत करो मुझे। महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में मौलानाओं की टोली कौन सा नया डायलॉग सुना रही है? मुफ्ती साहब बार बार ये क्यों कह रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जो जहां है वहीं रहो? खुद जलील हो गए और अब बिलों में छुप कर बैठ गए, बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। मुफ्ती साहब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कौन बिलों में छिपकर बैठ गया है? कौन बाहर नहीं आ रहा है? क्या चाहते हैं? इनका गेम समझ लो। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और गुस्से में लाया जाए, मुसलमानों को और उकसाया जाए। फिर मुसलमान क्या करता मजहर मियां? जज्बात में आता हमारा जवान, और जज्बात में आकर मुफ्ती साहब, कारी साहब, हमारा जवान सड़कों पर आता और फेंकता क्या? बोलो बोलो जोर से। पत्थर। और खाता क्या? गोली। कि इनके प्लान को समझो, इनके गेम को समझो। ये दंगे फसाद कराना चाहते हैं, ये तुमको रोड पर लाकर उकसाना चाहते हैं। दंगे फसाद वाली स्क्रिप्ट पढ़कर महाराष्ट्र के मुसलमान वोटर्स के दिमाग में कौन सा गेम फिट किया जा रहा है? मुसलमानों, मोदी की महायुति को वोट मत करना। मुसलमानों, बीजेपी से संभल कर रहना। ये कहकर मौलाना और मुफ्ती महाराष्ट्र के मुसलमानों को कैसे कैसे भड़का रहे हैं, कहां कहां से उकसा रहे हैं। एक पार्टी हमारे मुल्क में ऐसी है, इसके पास, अवाम के पास वोट मांगने के लिए, जाने के लिए कोई एक भी मौजू नहीं है। जब तक वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होगी कि वोट डालते वक्त हर हिंदू गुस्से में आकर हिंदू बनकर वोट डाले। मुसलमान इस बात को समझ लें। प्यारो, एक चाल समझो, चाल का जवाब चाल से दो। महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर खुलकर मुस्लिम मुस्लिम होने लगा है। महाअघाड़ी के उम्मीदवारों की टोली से लेकर बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स तक हर कोई मुस्लिम मोहल्लों के राउंड लगाने लगा है। अखिलेश की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी मुस्लिम मोहल्लों में मोर्चा संभाल लिया है। अब वो आजमी मुस्लिम वोट जोड़ने निकल पड़े हैं। मालेगांव सेंट्रल से सपा उम्मीदवार शान हिंद भी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए राउंड पर निकल चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन का गेम शुरू हुआ है। हर पार्टी ने इसमें लीड ले लिया है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है और 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोटर्स ही एक्स फैक्टर हैं। चुनाव से पहले हुए सर्वे में पता चला है कि महाराष्ट्र के 48% मुस्लिम वोटर्स महाअघाड़ी के फेवर में हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में महाअघाड़ी के नेता, इंडिया अलायंस की पार्टियां
और ओवैसी की पार्टी कैसे मुसलमानों को अपनी ओर खींच रही है, क्या क्या कर रही है, डिटेल आगे देंगे। पहले आपको उन मजमों में लेकर चलते हैं जहां खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को बीजेपी या कहे महायुति के खिलाफ भड़काने वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ घंटों पहले पुणे में एक ऐसी ही महफिल सजी। स्टेज पर मुफ्ती हारून नदवी थे, जो YouTube पर अपना चैनल चलाते हैं, जबरदस्त हिंदू मुसलमान करते हैं और इस बार भी इन्होंने मुसलमानों को सामने बिठाकर दंगे फसाद वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ी, मुसलमानों को उकसाने वाली कहानी ही गढ़ी। ये जो बैठे हुए हैं ये अमन नहीं फैला रहे हैं, ये शांति नहीं फैला रहे हैं, ये तो मुल्क में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा। और वो जो गोरे अंग्रेज करते थे, वो गोरे अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो कमाल की बात यह है कि काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। हम अक्लमंदी से काम करेंगे, हम होश में काम लेंगे। अब ये लोग हमको बहकाना चाहते हैं, हमको दूर रखा जाता है। क्यों? क्या कहा जाता? नहीं नहीं नहीं, सियासत गंदी है, गंदी है, गंदी है, नहीं आना। अरे सारे गंदे जमा हो जाएंगे तो पूरा मुल्क बास मारेगा ना। अरे बोलो, तो कोई तो गंदगी साफ करने वाला होना ना। अत्याचार को, नाइंसाफी को खत्म करने की मेहनत करना, यह बेहतरीन सियासत है। जुल्म को खत्म करने की, जुमला सुन लो, जुल्म को खत्म करने की मेहनत करना, यह नबी की सियासत है। जालिमों का मुकाबला करना, जालिमों का, ये जुमला सुनो, जालिमों का मुकाबला करना, यह नबी की सियासत है। अब चंद गंदे जमा हो गए। क्यों भाई? चंद गंदे जमा हो गए तो आपको यह लगता कि नहीं नहीं सियासत गंदी है। तुम बादशाह बनकर आए हो और हमें यकीन है इंशाअल्लाह मौलाना कि ईमान वाला जब बादशाह बनेगा, ईमान वाला, अब ये जुमला सुन लेना, पूना वालों कभी नहीं सुना होगा। मुझे यकीन है कि ईमान वाला, अगर एक दीनदार आदमी सियासत में आएगा, एक मोमिन सियासत में आएगा, तो जैसे 700-800 साल हमारे पुरखों ने इस मुल्क पर राज किया, तो ये जुमला सुनो, जब हमारी हुकूमत थी यहां पर, तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। तुमने 70 साल में इसको मिट्टी की गुड़िया बना डाला। ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ दिनों पहले ही इन मुफ्ती साहब का एक और वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचा था, जिसमें ये पूरे कैमरे वाला सेटअप लगाकर एक तरह से वोट जिहाद की अपील कर रहे थे। और अब तो इनका नया टेप आया है, इसमें भी ये सीधे सीधे उसी ओर इशारा कर रहे हैं। बाकायदा मुसलमानों को भीड़ का ट्यूशन दे रहे हैं कि जो काम लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में किया था, वही काम विधानसभा चुनाव के वक्त करना है। मुफ्ती साहब का इंडिकेशन साफ है, एक मुश्त वोट महाअघाड़ी को दो, महायुति को रिजेक्ट करो। देश को बचाना है। 4 महीने पहले कैसे अक्लमंदी से काम किया था? अरे बोलो ना भैया, 4 महीने पहले अक्लमंदी से काम किए थे कि नहीं? इत्तेहाद से काम किए थे, इत्तेफाक से काम किए थे, तो बड़ा झटका दुश्मनों को लगा। अभी और अक्लमंदी से काम करना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, इत्तेहाद के साथ। और कई लोग आएंगे जो तुमको बहकाएंगे, तुम्हारे वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना और वोट का सही इस्तेमाल करना और देश को बचाना जुल्म से, जालिमों से, नाइंसाफी से, अत्याचार से। बीजेपी के खिलाफ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के खिलाफ मुसलमानों का ब्रेन वॉश सिर्फ एक मुफ्ती नदवी नहीं कर रहे, एक साथ कई सारे इकोसिस्टम एक्टिव किए गए हैं। उस इकोसिस्टम का हिस्सा मौलाना सज्जाद नोमानी भी हैं, जो पहले हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस को हरियाणा में अलायंस ना करने के लिए फटकार लगा रहे थे और अब महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को चाल का जवाब चाल से देने की नसीहत देते दिख रहे हैं। वो लोग गुस्सा दिलाना चाहते हैं। अगर हम गुस्से में आ गए तो यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी है और हमारी नाकामी है। चाहे हम गुस्से में आकर एक आध को मार दें,
उससे हमको अपने असल मुकाबले में कामयाबी नहीं मिलेगी। मुसलमानों ये तुमको भड़का रहे हैं। अब यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान को गुस्से में लाना है तो क्या करना चाहिए, वो समझता है। तो आप बताइए हमारे लिए ऑप्शन क्या है? मौलाना नोमानी यही नहीं रुक रहे, वो तो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए भी मैसेज जारी करने वाले हैं। मौलाना साहब ने खुद बताया है, उनकी रिसर्च टीम ने महाराष्ट्र की एक एक सीट का पूरा डाटा मंगवा लिया है। बस मुसलमानों को किसे वोट देना है, इसका ऑर्डर देना बाकी है। मेरी पूरी एक टीम है मेरे दोस्तों की, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रिसर्च कर लिया है। पूरा हमारा सर्वे और रिसर्च तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह हम एक एक सीट का जायजा लेने के बाद फिर महाराष्ट्र के वोटरों को इंशाल्लाह मशवरा देंगे कि किस सीट पर किसको सपोर्ट किया जाए, ताकि एक अच्छा सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस वही उभर कर आए सामने, कोई वोटों का डिवीजन न हो और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। इस पर इंशाल्लाह जैसे लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की थी, उसी तरह महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी और झारखंड के इलेक्शन में भी कुछ न कुछ कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ मुसलमान वोटर्स ही नहीं, महाराष्ट्र के मराठा वोटर्स के नाम भी मौलाना साहब उस वक्त एक हिडन पैगाम दे चुके हैं, जब उन्होंने मराठा आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे से मुलाकात की थी। और अब तो उन्होंने उस मुलाकात पर बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि मनोज जरांगे का असली मकसद महायुति को सियासी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ महाराष्ट्र के पॉलिटिकल नक्शे से बीजेपी का नामो निशा मिटाने का है। ये एक मराठा उभरता हुआ लीडर है मनोज जरांगे पाटिल, कि वो असल में ये जो बीजेपी और आरएसएस का पूरा एक सिस्टम है, इसके खिलाफ वो महाराष्ट्र में मराठाओं को, मुसलमानों को, दलितों को इकट्ठा करके इनको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। समाजी तौर पर भी कमजोर करना चाहते हैं और सियासी तौर पर भी उनको कमजोर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काकर महाअघाड़ी को फायदा पहुंचाने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर ही नहीं शुरू हुआ है, आवाजें तो महाराष्ट्र के बाहर से भी आने लगी हैं। मसलन मुंबई में योगी का बटोगे तो कटोगे वाला ये पोस्टर लगता है और इसके तुरंत बाद किसी दूसरे लोकेशन पर योगी को टारगेट करने वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। जमील अख्तर नाम का ये शख्स हाथ में मोबाइल पकड़कर सामने माइक लगाकर शुरू हो जाता है। वीडियो का कैप्शन क्या दिया जाता है पढ़ लीजिए, कैमरे पर क्या क्या कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान को हमेशा अजीब इत्तेफाक ये है कि ये मुल्क जब जब बर्बाद हो गया है तो दो क्वालिटी के लोग हमेशा साथ में रहे हैं। इससे पहले भी जब मुल्क बर्बादी के कगार पे गया था तो एक टकला था और एक बेअकला था। आज भी टकला है और बेअकला है। नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ लोगों के नाम लेने से जबान गंदे हो जाते हैं। बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ आपकी दुआओं की ताकत है जो बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सुनना है और क्या नहीं सुनना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क की ताकत है कि जब कोई शख्स गलत करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करते हैं। एक मजमा दिल्ली में भी लगता है, देश का मुसलमान खतरे में है वाला टेप यहाँ भी ऑन किया जाता है और यही वीडियो मैसेज अलग अलग हैंडल से सीधे महाराष्ट्र के मुसलमानों तक पहुंचाया जा रहा है। अब मुझे इस मुल्क में सांस लेना मुश्किल लग रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो इस वक्त के हालात हैं मुसलमानों के लिए इस वक्त बहुत, मैं कभी नहीं ये कह सकती थी मगर आपके सामने कह रही हूँ, इस वक्त दम घुट रहा है। होश में तो आ जाएं, हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह हो बर्बाद तो ना हो जाए। ये मुसलमानों का क्या करेंगे आप? क्या मुसलमानों का क्या करेंगे आप? इस वक्त मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम की हर बात में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान है। और इस इकोसिस्टम का महाराष्ट्र वाला प्लान क्या है? प्लान है अगर मुसलमान एक हो गए
तो महाराष्ट्र में 38 मुस्लिम विधायक बन सकते हैं। और महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जा रही है, इसका एक सैंपल आपको मालेगांव से बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नेता मुफ्ती इस्माइल कासमी की बातों से दिख जाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज शहर में एक बहुत बड़ा तबका जुल्म के खिलाफ और गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं, हालात मुश्किल जरूर हैं। आप अगर जुल्म बर्दाश्त करोगे तो आपके साथ जुल्म किया जाता रहेगा, और अगर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो गए तो आप यकीन मानो आपके सामने कोई ऐसा गुंडा दादागिरी करने वाला टिकेगा नहीं। लेकिन हालात को समझ करके आपको इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ना है। मगर महायुति के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों में जो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या सच में उसका असर पड़ेगा? हमने इसका भी फैक्ट चेक किया है, वो भी आंकड़ों के साथ। महाराष्ट्र में करीब 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 38 में से 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का वोट शेयर बढ़ा था। जिन 38 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीती थी। उस वक्त अनडिवाइडेड शिवसेना ने 9 और अनडिवाइडेड एनसीपी ने 3 सीटें जीती थी। मुस्लिम वोट बैंक इस बार साथ में उबाठा के हो सकता है, और उनके प्रचार की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट डावाडोल हो सकती है। जो फैक्टर है, क्या लग रहा है सच में ऐसा है या ये प्रचार है, नैरेटिव है? देखिए, फेक नैरेटिव और झूठ की दुकान लेकर ये लोग चल रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हमारा काम नहीं है। जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनको मुबारक। हम तो विकास की राजनीति सबको साथ में लेकर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर रैली में भी सभी समाज, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी पंथ, सभी लोग थे, अभी भी है। यानी अगर महाअघाड़ी या मौलानाओं की टोली ये सोच रही है कि वो महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स को बहला फुसलाकर अब की बार अपने पाले में कर लेंगे, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि गेम चेंज भी हो सकता है। और अब तो ये आवाज महाअघाड़ी गुट की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भीतर से भी आने लगी है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रोष है। पूरे महाराष्ट्र में अपर हाउस में कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है, लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, महाराष्ट्र से लोकल एक भी राज्यसभा का एमपी महाराष्ट्र से नहीं है। कहीं से भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। विदर्भ के अंदर में पिछले लोकसभा के चुनाव में और उसके पहले जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में 99% से ज़्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और उसके बाद में भी कांग्रेस ने बराबर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं दिया है। कांग्रेस ने जो मुसलमानों का हक है वो हक नहीं दिया है। और मुसलमानों के अंदर में रोष है कि हम कुछ न देते हुए भी, पिछली बार भी आपने हमारी नुमाइंदगी छोड़ दिया, हमने पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट दिया। विकास ठाकरे जी को 100% वोट दिया, नाना पटोले जी को 100% वोट दिया, और मुसलमानों के वोट की वजह से सारे कांग्रेस की सीट चुनकर आते हैं। कांग्रेस ने, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के सामने, हमारी कौम के सामने, कि क्या नुमाइंदगी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। हम पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे, कांग्रेस के अंदर में रहकर लड़ेंगे, और कांग्रेस के नेताओं से लड़ने का काम करेंगे, अपना हक मांगने का काम करेंगे। इस बीच जो इंडी वाले इतना मुसलमान कर रहे हैं, वो खुद आपस में ही सीट तय नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश की महाराष्ट्र वाली ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की है। तब समाजवादी पार्टी ने अपने 5 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया था। उसके बाद सपा के अबू आजमी शरद पवार से मिले। अखिलेश ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को मैसेज भिजवाया, लेकिन अब तक सपा की डिमांड लिस्ट पर कोई जवाब नहीं आया है। और अब नौबत ये आ गई है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के अबू आजमी महाअघाड़ी को शनिवार तक की डेडलाइन दे रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश अभी भी महाराष्ट्र में महायुति की हार के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मैं नाराज इस बात पे हूँ कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाना है और सीटों का बंटवारा ही नहीं हो रहा है।
इस बार यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई सोलापुर का है, कोई कहाँ से आया हुआ है, इनको फॉर्म भरना है, इनको दो ना, यस या नो करो। अगर इनको नो करोगे ना, आखिरी दिन ना ये गुस्से में जाकर फॉर्म भर देंगे आज़ाद का, या किसी और पार्टी से टिकट ले लेंगे। और फिर मैं भी इंतजार में हूँ, कोई अच्छा आदमी टिकट नहीं मिला, मैं वाह भैया मेरे पास, तुम मेरे से टिकट ले ले, ऐसी होता है। तो इन लोगों को पहले बता देना चाहिए, इनको इस तरह से वेट नहीं करना चाहिए यहाँ बिठा के फुटपाथ पे। अच्छा, आप कब तक इंतजार करेंगे? कल दोपहर तक। कितने उम्मीदवारों को अभी तक खड़ा करने की? पाँच तैयार हैं, बाकी अगर कल दोपहर तक नहीं हुआ ना तो 25 लड़ेंगे। शरद पवार गुट को देने की बात कर रहे हैं। मैं क्यों कहूँगा दूंगा, मैं क्यों दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं सीट मांग रहा हूँ। अगर पवार साहब ने अगर पवार साहब ने ऐसा कहा तो मैं बोला उनकी बात में टाल नहीं सकता। अंदर फिलहाल क्या बातचीत चल रही है? संजय राउत भी पहुंचे हुए हैं, सारे नेता पहुंचे हुए हैं। संजय राउत से मैं नहीं मिला जी, मेरे पवार साहब से मिला, मैं सुप्रिया जी से मिला, अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो कल मतलब हम मान लें कि अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ तो? अरे कल के बाद दिन बचता कहाँ है, कल पक्का है। महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। बीजेपी के चेहरे पर विनाश दिखाई देता है, और इनके हाथ देखोगे तो विनाशकारी रेखाएं इनके हाथ में। ये विकास नहीं कर सकते, ये विनाश कर सकते हैं, इनके हाथों में विनाशकारी रेखाएं हैं। चुनाव में किसकी तैयारी तगड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि महायुति में सीट शेयरिंग पर कहीं कोई विवाद नहीं है, सब शॉर्ट हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तक हर कोई ऑन कैमरा जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सब साथ साथ दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास है। जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य है। अभी तक सामने वाले लोगों का कैंडिडेट तय नहीं है, कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, इसमें ही उनकी जीत पक्की है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी का खेमा है, जो कई दिनों से मीटिंग ही खेल रहा है। जो सीटें बची खुची हैं, उनकी शेयरिंग पर कोई आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी हुई, मुंबई से कांग्रेस के नेता आए, मगर कोई फाइनल जवाब अब तक नहीं आया है। उधर ठाकरे गुट की शिवसेना ने पहले से मोर्चा खोल रखा है। संजय राउत हर रोज एक नई डेडलाइन दे रहे हैं, अभी भी शायद वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। हाँ, शिंदे गुट की शिवसेना को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, फिर चाहे वो आपस में ही क्यों ना लड़ रहे हो। जो आज और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। डेफिनेटली सुपर कंप्यूटर का गणित है ये, उनको कभी पता नहीं चलेगा। ही रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा हमारा गणित क्या है। आप वो गणित को हिसाब करते रहिए, उनको कभी नहीं पता चलेगा। मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। हाँ, मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई। बटोगे तो कटोगे, ये 3 शब्द का जो फॉर्मूला है, इसका पहला टेस्ट हरियाणा में हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव रहा, बीजेपी के फेवर में गया। अब इसका असली टेस्ट यूपी में होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे अपने आप में एक प्रयोगशाला है।
9 सीटों में से 8 सीटों पर 70% से ज्यादा हिंदू हैं। करीब 5 सीटों पर कहीं 20%, कहीं 30%, कुंदरकी में तो 55% मुसलमान हैं। अब अगर ऐसे में पूरा हिंदू गोल बंद हो गया तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अगर यूपी का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं गया तो लोग कहेंगे बटोगे तो कटोगे का फॉर्मूला फेल हो गया। यूपी की 9 सीट पर क्या चल रहा है? कितना पीडीए चल रहा है? कितना बटोगे तो कटोगे चल रहा है? मैदान छोड़ चुकी कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? यादव परिवार में किसका यादव भारी लग रहा है? निषाद वोट की नौका से किसको मौका मिल रहा है? महिला वोटर्स में क्या चल रहा है? अखिलेश और केशव में इतना तू मैं क्यों हो रहा है? 24 में किसका पैकअप, 27 का किसको बैकअप मिल रहा है? पतंग भी उड़ रही है, हाथी भी चल रहा है, लेकिन यूपी में तो ज्यादा बाबा और अखिलेश ही चल रहा है। चेहरे भी डिक्लेयर हो गए हैं, नॉमिनेशन का पर्चा भी भर गया है, रणनीति भी बन गई है। अब जीत के दावे को लेकर साइकिल और कमल में ठन गई है। केशव मौर्य और अखिलेश यादव में जीत के दावे पर आर पार हो रहा है। केशव ने कहा इस बार सपा होगी सफा, तो अखिलेश ने कह दिया जनता फिर से देगी बीजेपी को दगा। पहले ट्वीट पर तकरार हुई, फिर दोनों में जुबानी वार हुआ। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाए फिस हो गया। 5 सीटें मांग रही थी वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन समाप्त हो गया और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। देखो वो खुद फर्जी हैं, आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि कुछ समय ऐड का आ जाता है, यूट्यूब देखते हैं हम, कोई अच्छी चीज आ रही है, गाना आप अच्छा सुन रहे हैं, सडनली कोई ऐड आ गया जिसको आप हटाना चाहते हो। ये विज्ञापन का सामान है, क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस न करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। वो ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। अखिलेश और केशव मौर्य की अदावत पुरानी है, लेकिन इस बार 9 सीट पर एकदम नई कहानी है। करहल को लेकर अखिलेश सबसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि बीजेपी ने करहल में यादव परिवार में ही सेंध लगा दी है। करहल विधानसभा में यादव परिवार का बोलबाला रहा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन बघेल अखिलेश से हार गए। अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। लालू के दामाद तेज प्रताप यादव के सामने अखिलेश के चचेरे जीजा अनुजेश यादव को खड़ा कर दिया है। सपा 1993 से लगातार करहल जीतती आ रही है। 2002 में बीजेपी ने सपा को शिकस्त देकर कमल खिलाया था। 22 साल बाद बीजेपी वही करिश्मा दोहराना चाहती है, यादव वोट को बंटवाना चाहती है, अखिलेश से लोकसभा चुनाव का असली बदला लेना चाहती है। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही,
महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी परिवारवाद भूल गई, रिश्तेदारवाद शुरू कर दिया है। अखिलेश करहल में जीत का दावा भले कर रहे हैं, लेकिन करहल की जाति गणित कुछ और कह रही है, क्योंकि जाति गणित में यहाँ पर यादव ही नहीं, दलित वोट भी मैटर करता है। बसपा ने अवनीश शाक्य को उतारा है। करहल सीट पर करीब 3.25 लाख वोटर हैं, जिसमें 1.25 लाख के करीब यादव वोटर हैं। इसके बाद दलित समाज से 40,000 और शाक्य समुदाय से 38,000 वोट हैं। पाल और ठाकुर समुदाय के 30,000 वोट हैं, तो मुस्लिम वोटर करीब 20,000 हैं। ब्राह्मण, लोध, वैश्य समाज के वोटर 15,000 के करीब हैं। करहल में यादव के बाद दलित और शाक्य मतदाता आते हैं, तो वहीं बघेल और ठाकुर वोट भी अहम है। शाक्य और क्षत्रिय वोटर करहल सीट पर बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में अगर यादव वोट बटेगा तो अखिलेश के कैंडिडेट तेज प्रताप का मामला फंसेगा। अखिलेश स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव और एसपी बघेल के हार के इंतकाम पर काम कर रही है। अखिलेश के लिए करहल बड़ी चुनौती क्यों है? अखिलेश करहल में यादव, शाक्य और मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे जीत को मेंटेन रखना चाहते हैं। मायावती अवनीश शाक्य के जरिए दलित शाक्य का इक्वेशन बना रही हैं। बीजेपी की कोशिश सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण के साथ साथ लोधी, बघेल और यादव वोट बांटकर जीत का रास्ता तैयार कर रही है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए में सेंध लगती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है करहल में काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। करहल ही नहीं, सभी 9 सीट पर बीजेपी ही जीतेगी। अब लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है अपना, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जिस प्रकार से देश को, प्रदेश को, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों ने बांट करके एजेंडे सेट करने का काम किया है, जनता उसे समझ चुकी है। अब जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो हमारी विकास यात्रा है उसके साथ जुड़ी है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर हमारा एनडीए का कुनबा पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में। योगी की पार्टी कॉन्फिडेंस में क्यों है? दरअसल हरियाणा में अखिलेश और कांग्रेस का ज्वाइंट फार्मूला पीडीए बिखर गया। संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। यूपी में कांग्रेस साइकिल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। गठबंधन धर्म पर बड़ी बातें करने लगी। सीट को लेकर बैकफुट पर चली गई। सच्चाई यह है कि इस बार कांग्रेस भी अखिलेश के पीडीए को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं है। पीडीए को अखिलेश कैसे जोड़ेंगे? जब योगी बटोगे तो कटोगे से पीडीए को ही तोड़ देंगे। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। स्वरूप क्या रहेगा गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस मैदान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं न कहीं? नहीं, ये शब्द का चयन गलत है आपका। ये हमारी रणनीति है, ये हमारा तरीका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं। अखिलेश कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे का नारा खास प्रयोगशाला में तैयार हुआ है, उसको पता लगाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सियासत में नारे अपनी अपनी प्रयोगशाला में ही तैयार किए जाते हैं। संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये भी नारा इंडी अलायंस की प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया था, जिसे उन्हीं के खेमे के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट राहुल गांधी जाति जनगणना के फार्मूले से एक्टिव कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस ने जाति वाली मिसाइल बनाई तो बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे वाला डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया। अब जब राहुल अखिलेश जाति वाली मिसाइल चलाएंगे, बीजेपी से यूपी से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड तक बटोगे तो कटोगे वाली मिसाइल चलाएगी। योगी ने हरियाणा में जो नारा लगाया, नरेंद्र मोदी भी इंडी अलायंस पर समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो वाले नारे से अटैक कर रहे हैं।
संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदुओं को भाषा, जाति और प्रांत में न बंटकर एक होने का संदेश दे रहे हैं। बीजेपी के नेता और संघ के नेताओं ने बटोगे तो कटोगे नारे का अपना अपना वर्जन तैयार कर लिया है, जिसे वो जाति की सियासत करने वालों पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि ये नारा जाति के नाम पर समाज बांटने वाली सियासी पार्टियों को एक्सपोज कर देगा और 80% हिंदुओं को जोड़ देगा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। यूपी में बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। कांग्रेस को भी पता है यहाँ इस बार जाति वाला जुमला नहीं चलेगा। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सपा बुरी तरह हार रही है, कांग्रेस ने इसीलिए मैदान भी छोड़ दिया है। दोनों कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के पीछे हटने की वजह से पार्टी के भीतर ही रार शुरू हो गई है। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी द्वारा 2 दिन पहले नामांकन करने के बाद अब इस सीट पर कांग्रेस और सपा के बीच फूट साफ दिखने लगी है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस के गंगापार के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। साफ साफ कह दिया है पार्टी प्रत्याशी बनाए वरना निर्दलीय लड़ेंगे। किस पार्टी कर रहे हैं? हमारे नामांकन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मांग है, अभी 2 दिन तक समय है, इसमें कोई ठोस निर्णय पार्टी ले और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारे। तो आप किस पार्टी से नामांकन कर रहे हैं? मैं निर्दलीय कर रहा हूँ। सिंबल जी, सिंबल आपके पास कांग्रेस का कौन सा पद है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रयागराज गंगापार। कांग्रेस और साइकिल के भीतर रणनीति पर तूफान उठने लगा है, जबकि बीजेपी गठबंधन सदी हुई रणनीति पर काम कर रहा है। मझवा सीट का सैंपल ले लीजिए। यूपी की मझवा सीट पर पहले निषाद पार्टी का कब्जा था, लेकिन इस बार वहां से बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। मझवा सीट को लेकर निषाद पार्टी लगातार फील्डिंग भी कर रही थी, लेकिन सीट नहीं मिली। बावजूद इसके ये पोस्टर देख लीजिए। लखनऊ में निषाद पार्टी का ये पोस्टर लगा है, जय निषाद जय श्री राम लिखा है और बड़े बड़े अक्षर में 27 के खेवनहार भी लिखा है। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो, और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं।